गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने क्लास में पढ़ा था कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और परमाणु के बारे में कि परमाणु क्या होता है और परमाणु के मूलभूत कणों के बारे में हमने आइडिया लिया। और मैंने पिछली क्लास में बोला कि मैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालूंगा या निकालने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, क्या गड़बड़ी करते हैं। फिर हमने लास्ट में जाते हुए पढ़ा था कि क्या कैट आयन होता है और क्या एन आयन होता है, कौन धन आयन है, कौन ऋण आयन है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जब ये पढ़ रहे थे ना हम लोग, तो इसको जब हमने देखा कि यहाँ पे ये कल कई जो है, तो यहाँ पे अगला जो स्टार्ट करना है कि वो पिछला जो आ रहा था, हमने लास्ट में जो पढ़ा था, मैं एक बार निकाल लेता हूँ। तो अपना जो लास्ट चल रहा था वो ये चल रहा था कि उदासीन परमाणु, धनायन और ऋणायन। तो आज मैं बताऊंगा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालें। लेकिन उससे को निकालने से पहले कुछ शब्दों की आवश्यकता होगी, और वो बेसिक भी है। क्या बेसिक है? एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं बेटू परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के नाम से जान। अगर यूं बोलूं तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बोलूं तो एटॉमिक नंबर। क्या नाम है बेटा? एटॉमिक नंबर के नाम से जान। दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और इसको जब भी डिनोट किया जाता है ना, जब भी कई क्वेश्चन आता है, वहां पे इसको जेड से डिनोट करते हैं। जेड कहीं आ जाए मतलब उसका अर्थ क्या है? परमाणु क्रमांक। जब जेड होता क्या है तो यहाँ पे लिखा जाता है, ये किसको बताता है? दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन की संख्या, या नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। राइट? तो ये हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल कहां तक सीमित है? केवल उदासीन परमाणु के लिए ही है। ये उदासीन परमाणु के लिए ही है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी। अब देखें तो मेरे को यहां से क्या देखना चाहिए? अगर ज्यादा देखें तो मुझे समझ में आता है कि ये प्रोटॉन की संख्या। तो आज अपने को क्लियर है कि प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उतनी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की होगी। अगर कैटायन बनेगा तो मतलब कैटायन बनना मतलब क्या हो गया? धनायन बनेगा मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और तो जितना त्याग करेगा वो उसके हिसाब से उसका नंबर आएगा। दैट इज द फाइनल। और ऋण आयन में लेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में ही चेंज आता है। तो ये एक वर्ड है जिसको हमारे को आना चाहिए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले। राइट? अब उसके बाद में और अगर हम लोग देखें तो परमाणु क्रमांक के बाद में एक द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या मीन्स हो गया है ना मास नंबर, है ना मास नंबर। और मास नंबर एक एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर। और ये बात बिल्कुल क्लियर याद रखना, परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या में फर्क होता है। ठीक है? परमाणु हर समय फ्रैक्शनल भी हो सकता है, भिन्नात्मक रूप में भी हो सकता है। द्रव्यमान संख्या हर समय पूर्णांक रूप में ही होती है। वो क्यों आती है, क्या आती है, वो हम आगे क्यों ऐसा डिफरेंस है, ये अंतर हम बाद में स्पष्ट करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या नाम से जानी जाती है? मास नंबर। जैसे इसको जेड से बताया है, इसको हम किससे बताते हैं? ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। तो ये अपने को हमेशा याद होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू जेड और ए इज इक्वल टू मास नंबर या द्रव्यमान संख्या। लेकिन इसका परमाणु भार अलग है। और ये तुम भी सोच सकते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमें यूं 1.5, 2, 2.5 ऐसे तो मिलने से रही, तो हमेशा होल नंबर में होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू होगी नहीं। तो ये चीज हमारे को आनी चाहिए। तो ये जेड हो गया और ये हमारा क्या हो गया? ए। तो ये चीज हमारे को आनी चाहिए। तो ये मैंने तुम लोगों को बताया।
अब आगे चले तो मैं कुछ एग्जाम्पल करके बताता हूं, कुछ 2 4 5 है ना, तुम्हारे को एग्जाम्पल करके बताऊंगा अलग अलग तरीके के, और फिर तुम ट्रायल करना कि इसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसकी संदर्भ में। हम एक क्लास में मैं पूरे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस करवाऊंगा, तो उससे पता चलेगा कि किस तरीके की क्वेश्चनिंग होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें द्रव्यमान संख्या, तो देखो तुम क्या कर पाते हैं द्रव्यमान संख्या और ये कैसे निकालें। यहां से एक पॉइंट और निकलना है, एक इसके बारे में निकालने से पहले एक चीज और बता देता हूं। चलो, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो क्या करें, तो क्या करें उसके लिए मैंने बताया कि देखो A बराबर P प्लस N होता है, लेकिन मैं P की जगह पे क्या रख सकता हूं, Z रख सकता हूं। Z इज इक्वल टू P की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। तो मैं इसकी जगह पे A इज इक्वल टू Z प्लस N लिख सकता हूं। बिल्कुल क्लियर। और अगर मेरे को N निकालना हो तो N इज इक्वल टू क्या करूंगा, A माइनस Z लिख दूंगा। तो परमाणु सॉरी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को या क्रमांक को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो ये न्यूट्रॉन को निकालने का तरीका है। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां मिलते हैं, नाभिक। तो समस्त भार किसी भी परमाणु का जो होता है ना, वो मूलतः केंद्रित होता है कहां पे, है ना, नाभिक में या न्यूक्लियस में होता है। तो भार हमेशा न्यूक्लियस से चलता है, इलेक्ट्रॉन का भार तो नेग्लिजिबल होता है। वो चीज हमारे को याद आनी चाहिए, वो समझ में आना चाहिए। तो ये मैंने बताया कि देखो परमाणु क्रमांक ये हो गया, ये और तो मैं प्रोटॉन की संख्या इससे निकालूंगा, मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या यहां से निकाल लूंगा, और अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। ये हमारे को आना चाहिए। देखें अगला पॉइंट देखिए, मैं एक जनरल आइडिया बाद में बनाते हैं। मैंने यहां पे एक्स लिखा, क्या लिखा, एक्स। एक्स एक एटम या परमाणु है, एटम या परमाणु है। एक्स के यहां पे क्या लिखा गया है, जेड। तो यहां पे जेड लिखा जाता है और यहां पे ऊपर लिखा जाता है ए। तो ये एक एटम में परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करने का तरीका है। या फिर इसको इस तरीके से भी बताते हैं कि एक्स इज इक्वल टू जेड, और यहां पे हम लोग क्या लिखा करते हैं, ए लिखा करते हैं। तो ये भी एक तरीका है। तो दो तरीकों से हम बता पाते हैं कि ये चीज, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसका प्रदर्शन है कि कभी भी परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को कैसे बताया जाए। राइट। अब आगे की अगर बात करें कि कुछ क्वेश्चन दिया गया, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बने। एक्स लिखा मैंने और यहां पे मैंने लिख दिया 10 और यहां पे लिख दिया 22, 22 और 10। ये मैंने हाइपोथेटिकली काल्पनिक रूप से एक क्वेश्चन बनाया। वो कैसे क्वेश्चन देंगे, इसी फॉर्म में आजकल क्वेश्चन देते हैं, और वो बोलते हैं कि एक्स में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। राइट। या ये दे देंगे और इससे इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो दो ही तरीके की क्वेश्चनिंग होती है। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पूछे, या ये दे रखे हो तो उससे ये भी बोला जा सकता है कि इसका क्या सिंबल होगा या इसका कैसा प्रतीक चिन्ह होगा। तो सिंबॉलिज्म क्या है वो भी बता सकते हैं। तो ये कुछ बेसिकली इसमें होता है। अभी देखें, अब जैसे ये 10 है, ये 10, तो ये 10 इज इक्वल टू क्या है भैया, जेड। ये 22 इज इक्वल टू, ये कौन है,
ये ए। अब हम लोगों ने सब पढ़ लिया है, हमारे को सब आता है, तो इसका यूज करना आना चाहिए। बस यूज करना आया मतलब अपने को अब सीख गए कुछ न कुछ। तो देखें यहां पे x इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू z, और z इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होती है। z इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन की संख्या होती है। तो भाई प्रोटॉन कितने हो गए भाई, 10, राइट। या उदासीन परमाणु, अभी उदासीन है, कोई चार्ज लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना, तो चार्ज नहीं लग रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए भाई, 10, राइट। और न्यूट्रॉन कितने हो गए, तो हमने कहा कि जब भी न्यूट्रॉन निकालना हो तो a माइनस जेड कर दीजिए। अब हमारा a क्या है और z क्या है, तो हमारा a जो है वो 22 है, z कितना है 10 है, मतलब हमारे पास 12 न्यूट्रॉन है। तो ये चीज इस तरह से निकल के आई, तो इस तरह से हम लोग निकाल पाते हैं कि दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम निकाल पाते हैं। ये चीज हमारे को समझ में आनी चाहिए। बोलिए, बात समझ में आती है? तो ये मेरे को लगता है कि ये समझ में आ जाना चाहिए बिल्कुल। स्टेप वाइज स्टेप मैंने बताने की कोशिश की है। तो देखें अब इसको क्या किया मैंने, ये का यही है, एक्स बोल रहा हूं मतलब यही है, इसका वैल्यू यही है। अब मैंने यहां पे लिखा बेटा एक्स 2 प्लस, नंबर तो वही है 10 और 22 है ना, वो तो मैं यही दे रहा हूं यहाँ पे 10 और ये 22। और लेकिन मेरे ये उदासीन था, ये धन आयन बन गया और इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, +2। और मैंने पहले ही बोला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल और केवल धन आयन और ऋण आयन बनते हैं, कैट आयन और एन आयन बनते हैं, तो केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन आता है। ये बात हमारे को समझ में आनी चाहिए। तो देखें क्या हुआ यहां पे, जैसे ही यहाँ पे अपन हम लोग देखें तो हम लोगों को क्या पता चला कि ये 10, तो भाई 10 तो आपके प्रोटॉन हो ही गए, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो 10 तो है ही, यही वाला ऊपर वाला ही चल रहा है 10। और न्यूट्रॉन की संख्या हमारे पास 12 है ही, क्योंकि उनमें तो चेंज होना ही नहीं है। अगर नहीं होना है तो चेंज होना है किस में, तो चेंज होना है भाई इलेक्ट्रॉन में। तो जब इलेक्ट्रॉन आए तो उसमें इलेक्ट्रॉन में हमने क्या करना है भाई, अगर प्लस आ जाए, जितना प्लस, कितना प्लस आया 2, तो उसको माइनस कर दीजिए। धन आयन कब बनता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, त्यागना मतलब कमी आना। तो इसका मतलब जितने प्लस लग रहा है, यहाँ पे 2 प्लस लग रहा है, तो मैं पहले उदासीन वाला लिखूंगा 10 माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर कितना हो गया 8। दैट इज कॉल्ड आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में फर्क आ गया, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड, ये चीज हमारे को समझ में आनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर हो गया। फिर उसके बाद में सॉरी, यहां पे मैंने 3 माइनस ये दे दिया। अब क्या बन गया, ऋण आयन। ये कौन था भाई, धन आयन, या इसको क्या नाम दिया था बेटू बच्चे लोगों, कैट आयन। यहाँ पे क्या नाम दिया है बेटू, ऋण आयन, या इसको अपन ने क्या नाम दे दिया है, एन आयन, एन आयन, ठीक है ना, है ना। तो ये चीज इसको एन आयन, कैट आयन, ये सब जैसा वर्ड दे वैसा। 3 माइनस, अब बोलो यहाँ पे भी वो कितना है 10, और वाई सी ये वैल्यू तो वही रहती है। और वापस मैं बोलूंगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में कोई चेंज आता नहीं, आता नहीं मतलब क्या हो गया, ये भी 10 रहा, ये भी 12 रहा, लेकिन यहाँ पे अभी देखो -3 मतलब ग्रहण करेगा। ग्रहण अगर करेगा तो आपके कितना हो गया भाई 10 प्लस 3, अगर माइनस हो तो प्लस कर लो, प्लस है तो माइनस कर लो, बस यही रहेगा। और यहाँ पे कितने हो गए भाई 13। तो ये जो आया वो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट अपने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अगर ये
देता मुझे और बोलता कि आप ये बना के बताओ, तो भी मैं बता देता। कैसे बताता? तो मेरे को ये नहीं मिलता तो मैं क्या करता बोलो, x लिखता, प्रोटॉन का नंबर 10 होता तो मैं यहाँ पे 10 लिखता, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ लेता। 10 और 12 कितने होते? 22। ये आपका 22 आ जाता। तो वो चाहे तो ये देख के भी इसका सिंबल या प्रतीक पूछ सकता है। तो ये मैंने एक तरीका बताया कि यार इस तरीके से कुछ हो सकता है। तो वो एक तरीका है जिसके आधार पे मैंने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकाले। लेकिन मुझे क्या मालूम होना चाहिए? परमाणु क्रमांक क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है। जब ये नहीं पता चलते तब तक ये निकाल नहीं पाते हैं। तो मेरे को लगता है कि तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट जो आता है वो अगर हम लोग देखें तो अगला पॉइंट, यहाँ पे मैं कुछ और क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक जनरल आइडिया, वहां पे सब परमाणु क्रमांक और दे रखे होते हैं। ये कोई समस्या नहीं होती है कि वहां पे इसके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दे रखेंगे या नहीं दे रखेंगे। लेकिन कुछ के नहीं भी दे पाते हैं जो हमारे जनरल यूज में आते हैं, वो शायद नहीं भी दे। तो मैं कहता हूं कि ये तो कम से कम याद होने चाहिए जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, है ना। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ कि कार्बन है ना, कार्बन सबको आना चाहिए, हाइड्रोजन सबको आना चाहिए, और ऑक्सीजन सबको आना चाहिए, नाइट्रोजन सबको आना चाहिए, सल्फर सबको आना चाहिए। ठीक है ना। ये कुछ ऐसे हैं जो जिनके बारे में हमारे को मालूम हो तो अच्छा है। और वो जनरली दे या नहीं दे कोई जरूरी नहीं है कि इतना तो, और एक नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो ये कम से कम इतना तो मालूम हो ही हो। और एक फॉस्फोरस और हमारे को याद हो। लगभग 10-20 जो होते हैं ना शुरुआत वाले, है ना, पीरियोडिक टेबल के, वो हमारे को याद होनी चाहिए। जो मैं अगर पीरियोडिक टेबल आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा जरूर। फिर हमारे पास क्या होगा, ये H1, ये 6, ये 8, ये यहाँ पे 7, ये अपना 16, ये अपना 15, राइट। ये अब मेरे को याद होना चाहिए। यहाँ पे आपके कितना है एटॉमिक मास नंबर, सॉरी मास नंबर 1, कार्बन इज इक्वल टू 12, ये आपके 16, ये 14, ये 32, ये 31, राइट। तो ये कुछ मालूम होना चाहिए। इन्हीं के बेस पे मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से हम इसके बारे में समझें। लेकिन मैं देखो, जैसे मैंने आज तुम्हारे को दिया एच, बहुत मजेदार है, सबसे छोटा लिया है। लेकिन पहले ही मैंने लिख दिया है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, तो ये अकेला आया एच। तो हमने लिखा ये 1 और 1। देखो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। बोलो ना, प्रोटॉन कितना हो गया? तो भाई 1, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन 1 माइनस 1 है ना, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हाइड्रोजन ही एक ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। अब उसके अलग अलग समस्थानिक या आइसोटोप्स होते हैं जिनमें होते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल हाइड्रोजन एक जनरली ये माना जाता है। अब मैंने इसको क्या किया, देखो तो H 2 लिख दिया। क्या लिख दिया? H2। इससे पहले एक बना देते H माइनस, एक और बना देते H प्लस। बहुत बहुत सबसे छोटा कर रहा हूं, है ना। फिर धीरे धीरे बड़े पे आते हैं तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर H2 H माइनस आ जाता तो मेरे को मालूम है ये तो यूं का यूं ही रहता, प्लस आ जाता तो भी ये तो यूं का यूं ही रहता। केवल एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाता? 2 हो जाता। और यहाँ पे एक निकल जाता तो यहाँ पे ये इसके नंबर क्या हो जाता? 0। ये मैंने एक जनरल आइडिया लिया है। लेकिन ये तो अणु हो गया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, 2 हो गए तो सब चीज डबल, 2 2 0, है ना। कितने हो गए? 2 2 0।
क्योंकि अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। तो इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एन ले लेता हूं, एन। आज मैं एन बराबर पूछता हूं तो हमारे को मालूम है 7 और 14। बहुत जल्दी से निकल जाएगा भाई, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब जैसे इसको किया तो प्रोटॉन इज इक्वल टू कितने हो गए, 7। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 7। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कितने हो गए, 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7, राइट। अब मैंने इसका एक्चुअल में मिलता है N3 माइनस नाइट्राइड। जब भी मैंने इसका नाम लिया आइड, नाइट्राइड, कभी भी आप समझिए -3 क्यों लगाया, क्योंकि 8 करने के लिए मुझे ऐसा करना था, ठीक है ना। ऑक्टेट पूरा करने के लिए मुझे करना था, अष्टक पूर्ण करने के लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन एक बात यहां पे बताना चाहता हूं कि जब भी अकेला हो एटम, एटम में ना, आयन में एटम अगर अंदर कोई उसके साथ न जुड़ा हो, अकेला हो, तो वो आइड की आवाज आती है, आइड 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 की आवाज आती है। ये नाइट्राइड है, क्या है बोलो, नाइट्राइड। तो ये नाइट्राइड इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, ये जनरली है ना, जैसे तुम बोलते हो ना क्लोरीन पे माइनस आ गया, क्लोराइड, ओ पे -2 माइनस आ गया, ऑक्साइड। माइनस कभी भी आए तो अकेला है और माइनस आ रहा है तो आइड आइड की आवाज आती है, अकेला होना चाहिए एटम, है ना, तब आपके एक ही तरह का होगा, तभी इसको बोला जाएगा आइड 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 आइड। अब बोलो, यहाँ पे 7 और 14 ही रहा, 7 और 14 ही रहा, और यहाँ पे कितना हो गया भाई, 7 7 नहीं, और ये 7, ये 7 और 7 तो रहने ही है। अब चेंज किस में आना है, इलेक्ट्रॉन में। ये -3 है, मतलब अपने को क्या करना है, +3। तो ये इनकी संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई, राइट। अब इसको मैं घुमा लू, अगर N2 होता, अगर N2 होता तो हम क्या करते, तो हमने कहा देखो N2 होता ना, तो आज N2 अगर है तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे बेटू, तो 7, 7 + 7, ये 7, ये किसका आ रखा है, ये नाइट्रोजन का ही रखा है, उसको डबल कर देना है। तो डबल किया तो क्या आ गया भाई, कितना आ गया, 14 14 और 14, डबल हो गए, सारी चीजें डबल हो गई, N2। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करके NH3 दे देता NH3 दे देता तो क्या होता, तो हमने कहा कि देखो तो क्या होता, तो ये मैंने अलग 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 क्वेश्चन कर दिए। अगर NH3 के बारे में वो पूछता कि कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो हम कैसे करते, तो हमने कहा कि देखो N का अलग निकालो, H का अलग निकालो। देखें अपने पास यहाँ पे प्रोटॉन जो हो गए, वो अब कैसे निकाले भाई, यहाँ पे मैंने निकालना स्टार्ट किया जब, तो देखें तो क्या आया, देखो N के कितने थे भाई, 7, प्रोटॉन 7 नंबर है, लिखा हुआ है 7 नंबर। H के कितने होते हैं, 1, लेकिन H है कितने, 3, तो +3 इज इक्वल टू टोटल कितने हो गए, 10 हो गए ना, 10। यहाँ पे नाइट जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई चार्ज तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे प्लीज 7 + 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कितना लिख पाता हूँ, 10। लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या करना है, N इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, 7। लेकिन आपको अभी पता चला कि नाइट्रोजन में, सॉरी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 0। तो अभी 0 आ गया, तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, 7। तो ये हमारी प्रैक्टिस है, और जो जितनी प्रैक्टिस करता है उतना ही कुछ पाता है, राइट ना। तो ये अब वो किस तरह की क्वेश्चनिंग होगी, ये एक अलग बात है। फिर अगला पॉइंट जब आता है तो उसको हमने सीखने की कोशिश करी कि मैं कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ, कुछ बड़ा एग्जांपल दे देता हूँ, बड़े बड़े जो तुमको करने चाहिए। जैसे तुम अगर प्रैक्टिस करो तो P 3 - PO4 3 -
ये इसकी प्रैक्टिस करें। CO2 CO3 2 माइनस, ठीक है ना, ये फॉस्फेट आयन, ये कार्बोनेट आयन। नाइट्रोजन की करें तो नाइट्रोजन N3 माइनस NO3 माइनस NO2 प्लस, इस तरह के कुछ प्रैक्टिस करें तो ये प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे Mg और Mg2 प्लस, राइट। Mg के बारे में मैं बता दूं कि ये 12 है, ये 24 है। तो अब अगर आप आज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे 12 है तो ये 12 और 12 हो गया, और 24 है तो 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12, राइट। और यहाँ पे यहाँ 12 और ये 24, ये तो यही रहेगा। और मैंने कहा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होता नहीं, इलेक्ट्रॉन 2 प्लस है तो 12 में से 2 निकाल दीजिए तो कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा ये जो प्रोसीजर है उसको हमने हमारे को करना है। ये मैंने कुछ क्वेश्चन देने की कोशिश की है, तो ये समझिए। ये अगर ये इसको क्या बोलते हैं बताए, नाइट्रेट। अगर किसी का पूरा ऑक्सीकरण हो जाए, NO3 नाइट्रोजन का पूरा ऑक्सीकरण हो चुका है तो इससे इसके पीछे नाइट्रेट की आवाज आती है, 8 की आवाज आती है। फास्फोरस का पूरा हो चुका है ना, फास्फोरस का पूरा ऑक्सीडेशन हो चुका है तो इसको बोलते हैं फॉस्फेट, तो पीछे इसके भी आवाज क्या आई है, 8 आई है। कार्बन का पूरा ऑक्सीडेशन हो चुका है, इसके पीछे भी 8 की आवाज आएगी, दैट इज कॉल्ड कार्बोनेट। तो 8 कभी भी लगता है मतलब। और बाय द वे मैंने यहाँ पे तुम्हारे को दिया होता NO2 माइनस दिया होता तो ये आइट होता है, ये पूरा ऑक्सीकरण हुआ नहीं। जहाँ पे पूरा ऑक्सीकरण नहीं होता उसको आइट के नाम से जाना। तो ये बेसिकली आइट, एड, आइड में ना बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो उसके बारे में भी मैंने कुछ बोलने की कोशिश करी। तो ये हमारे को आना चाहिए, ये मेरा है अगला पॉइंट। अब देखते हैं, एक फॉस्फेट निकाल के देखते हैं। आज का लास्ट है इसका, तुम लोग को प्रयास करना। जब प्रयास करोगे तो पता चलेगा कि इस तरीके का हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। तो एक दो और मैं कोशिश करता हूँ कि हम कर पाए, ठीक है ना। तो फॉस्फेट सबसे बड़ा लग रहा है ना, तो मैं कोशिश कर लेता हूँ कि उसके बारे में हम क्या बोले। मेरे को मालूम है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन अलग से लिखे, मैं एक बार और कोशिश कर लेता हूँ ताकि तुम्हारे को थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना। कि अगर कुछ नहीं आया हो तो आ जाए। तो मैं यहाँ पे इस तरीके के बारे में, ये फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस का वैसे तो लिखा हुआ आना चाहिए 15 और 31, और ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8 और 16, राइट। ये चीजें हमारे को समझ में आनी। यहाँ पे फॉस्फोरस, और अब मैंने बना दिया क्या, PO4 3 फॉस्फेट, यही मैंने शायद पीछे लिखा था। एक बार मैं चेक कर लूं, है ना, चेक कर लेते हैं। तो देखें तो ये 1 मिनट ऐसी गड़बड़ हो गई है, ठीक ही लिखा है, राइट ना। तो ये अगला पॉइंट हमारा फॉस्फेट, राइट। तो इसको फॉस्फेट को मैं कुछ लिखना चाहता हूँ फॉस्फेट के बारे में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब सब जगह ये लिखा है तो ये लिखते हैं फॉस्फोरस, बोलो कितना, 50। ऑक्सीजन कितना, 8। लेकिन 8 कितना होता है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से 8 चौक, है ना, 8 इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये प्रोटॉन का नंबर 8, 8 4 जा 36, ठीक है ना। 8 चौक 32, 32, मेरी गणित बहुत कमजोर है भाई, ठीक है ना। 32 और 15 इज इक्वल टू 47 हो गए।
तो ये 47 हो गए। अगर ये 47 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए? 47। लेकिन इसमें चार्ज कितना लग गया है बोलो तो? चार्ज कितना लग गया है? -3। और मैंने कहा जितना माइनस लगा हो उतना प्लस कर देना है, तो ये +3। तो टोटल नंबर हो गए 50। अब आ जाता है न्यूट्रॉन की बात। तो न्यूट्रॉन फास्फोरस में देखिए, न्यूट्रॉन फास्फोरस में देखिए, न्यूट्रॉन को 31 - 15 = 16। यहाँ पे निकाला न्यूट्रॉन की संख्या n = 16 - 8, है ना, तो 8। तो ये आ गई न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन = कितना हो गया? 16। और प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4। 4 से 8 का गुणा करोगे तो वापस कितना आएगा? 32 = टोटल कितने हो गए? 48। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो कि हम लोगों को निकालना था। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर हो गया। तो ये आज मैंने क्या कोशिश करी है कि तुम लोगों को प्रयास करना है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है ना। बच्चे लोग इसी में उलझ रहे हैं कि क्या धनायन क्या ऋणायन। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो इसमें उलझ जाते हैं। जैसे धनायन ऋणायन है तो मैंने बहुत क्लियर बात बोली कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या धनायन ऋणायन में हमेशा समान रहेगी। बस इलेक्ट्रॉन में अंतर आता है, और ऋणायन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, धनायन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आ जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखना। तो वो होगा तभी होगा। और मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं सारे के सारे, वो क्वेश्चन करोगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो जो भी मेरे चैट है उसके अंदर आप लिखेंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, तो मैं अगली क्लास में सॉल्व करूंगा। और मैं अलग से तुम लोगों को क्वेश्चन भी कराऊंगा कि ये कैसे हो सकता है, या कुछ गड़बड़ रही तो मैं देखूंगा तुम्हारे उसमें कि क्या तुमने लिखा, उसके आधार पे मैं बताऊंगा। लेकिन पहले तुम्हारे को प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये प्रैक्टिस करके तुम पहले परफेक्ट बनो। फिर कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो 2-4 वर्ड है। समस्थानिक, ठीक है ना, सम न्यूट्रॉनी, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप्स, आइसोटोन, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये इनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे जो परमाणु संरचना से संबंधित है। ये बेसिक चल रहा है। फिर रदरफोर्ड आएगा, बोर्स आएगा। तो वो क्योंकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं तो फिर वो धीरे धीरे स्टेप वाइज, एक ही बार में मैं ऊपर नहीं चल सकता। तो वो मैं आगे से आगे क्लास में बताऊंगा। तो आज की क्लास यही तक है बच्चों। थैंक यू, है ना, थैंक यू वेरी मच, है ना। आगे इसके हम पढ़ेंगे।